नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSP TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 13, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है, यानी कि बाइलिंगुअल होने वाला है। तो आप किसी भी मीडियम से हो ये पेपर सेट कर सकते हो मेरे साथ साथ। तो चलो शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द कॉटन मिल? कपास मिल किसने बनाया? जेम्स वॉट, थॉमस न्यूकोमन, मैथ्यू बोल्टन और रिचर्ड आर्काइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास मिल रिचर्ड आर्काइट ने बनाई। नेक्स्ट है, इन त्रिनाद द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रिएटियस कार्निवल कॉल्ड ब्लैंक इन विच वर्क ऑफ ऑल रेसेज एंड रिलीजियस जॉइंट। त्रिनाद में वार्षिक मुहर्रम जुलूस को खालिस्तान नामक एक दंगात्मक कार्निवल में बदल दिया गया था, जिसमें सभी नस्लों और धर्मों के मजदूर शामिल हो गए थे। फर्स्ट है होसे, दूसरा है रस्ताफ्रीनिज्म, तीसरा है चटनी म्यूजिक और लास्ट है जमैकन रेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होसे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड साइरस मैक्रोमिक इन्वेंट द फर्स्ट मैकेनिकल रीपर? साइरस मैक्रोमिक ने किस वर्ष में पहली यांत्रिक रस्सी का आविष्कार किया था? 1832, 1831, 1836 और 1830। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1831 में। नेक्स्ट है, हु एडवोकेट द कन्वर्जेंस थ्योरी? अभिसरण सिद्धांत की पैरवी किसने की थी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, क्लार्क केर या फिर एमाइल दुर्खिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्वर्जन थ्योरी अभिसरण सिद्धांत की पैरवी क्लार्क केर ने की थी। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? यानी व्हाट इज द थर्ड एस्टेट नामक प्रभावशाली पुस्तिका का लेखक कौन था? पहला है आबेसियस, दूसरा है मिराब्यू, तीसरा है बेले और लास्ट है लुइस डेविड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आबेसियस। व्हेन डिड द नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज्ड बाय लुइस 16 अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेज? यानी लुइस 16वें ने के द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल असेंबली ने कब सामंती व्यवस्था के दायित्वों और करों को समाप्त कर दिया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है 5 सितंबर 1787, 4 नवंबर 1788, 4 अगस्त 1789 और 5 जुलाई 1787। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 अगस्त 1789 को। द सिंबल ऑफ स्केप्टर वाज यूज्ड बाय ली बारविल टू कन्वे a part of content of the Declaration of Right to Man and Woman of the 18th century. What does the scripture represent? 18वीं शताब्दी में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की घोषणा के मसौदे के एक हिस्से बताने के लिए ले बार्बर द्वारा राजदंड का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया था। राजदंड किसका प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट है ए सिंबल ऑफ रॉयल पावर, यानी शाही शक्ति का प्रतीक। पर्सनिफिकेशन ऑफ वुमन, यानी कि महिलाओं का मानवीकरण। ए सिंबल ऑफ इटर्निटी, यानी कि शाश्वतता का प्रतीक। ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी शक्ति का प्रतीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाही शक्ति का प्रतीक है वो, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ए लॉ दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाए गए कानून की पहचान करें। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि निजी संपत्ति का संरक्षण। राइट टू वोट फॉर ए वुमन, महिलाओं के लिए वोट का अधिकार। अबोलिशन ऑफ वुमेन्स क्लब, महिला क्लबों का उन्मूलन। इक्वल राइट फॉर वुमन, महिलाओं के लिए समान अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का संरक्षण। ये नेपोलियन ने बनाया था एक रूल। नेक्स्ट है, A lockout took place in a factory located on right bank of river Neva
On 22 February 1917, the workers of other factories on the next day called for a strike in sympathy. What did this day come to be called as? यानी कि 23 फरवरी 1917 को नदी नेवा के दाहिने किनारे पर स्थित कारखाने में लॉकआउट हुआ। अगले दिन अन्य कारखानों के श्रमिकों ने सहानुभूति में हड़ताल की घोषणा की। इस दिन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्कर्स यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ दिवस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 फरवरी 1927 को के रूप में जाना जाता है। Who headed the military revolutionary committee by the Soviet to organize the socialist seizure of power in October 1970? यानी कि अक्टूबर 1917 में सत्ता के समाजवादी अधिग्रहण को व्यवस्थित करने के लिए सोवियत द्वारा सैन्य क्रांति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है जोसेफ स्टोलिन, अलेक्जेंडर केरेंस्की, लियोन ट्रोट्स्की या फिर व्लादिमीर लेनिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी अध्यक्षता लियोन ट्रोट्स्की ने की थी। Where did the Bolsheviks make a peace treaty with Germany in March 1918 despite opposition from the political allies? राजनीतिक सहयोगी के विरोध के बावजूद बोल्शेविक ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ शांति संधि कहाँ की थी? फर्स्ट है नेवस्की प्रॉस्पेक्ट, राइनलैंड, ब्रेस्ट लिवोस्क या फिर ड्यूमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रेस्ट लिटोस्क में की थी। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स वेयर इन पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट अंडर स्टालिन्स कलेक्टिवेशन। उस सामूहिक खेती के नामों की पहचान करें जिसमें किसानों को 1929 में स्टालिन ने सामूहिककरण कार्यक्रम के तहत खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। पहला है कुलार, नेक्स्ट है चेकाफस्ट, नेक्स्ट है बुदेवनोवका और लास्ट है कोलहोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलहोज में। नेक्स्ट है विच फेमस बुक वाज रिटन बाय एस.डी. विद्यालंकर, एन इंडियन इंस्पायर्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन। रूसी क्रांति से प्रेरित होकर एक भारतीय एस.डी. विद्यालंकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? फर्स्ट है द रीबर्थ ऑफ रशिया, द रेड रिवॉल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और लास्ट है रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द रीबर्थ ऑफ रशिया। नेक्स्ट है हु सेड द फॉलोइंग, द whole place belongs to the workers, here the masses have not in the least been put in the shade by the gentlemen, those lived in the background for ages have come forward in open today. I thoughts of peasants and the workers in my country। निम्नलिखित कथन किसने कहा? श्रमिकों से संबंधित सभी जगह यहाँ जनता को कम से कम सज्जनों द्वारा निष्प्रभ नहीं किया जाता है। जो लोग अब तक जमाने से पृष्ठभूमि में रहते थे वे आज खुले में सामने आ गए हैं। मैंने अपने देश के किसानों और श्रमिकों के बारे में सोचा है। फर्स्ट है महात्मा गांधी, डी अवस्थी, रविंद्रनाथ टैगोर और लास्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसा किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। विद द ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी लॉस्ट इट्स कॉलोनीज population, military as well as its coal and iron. What percentage of iron did it lost to its allies? वर्साई की संधि के साथ ही जर्मनी ने अपने उपनिवेशों, आबादी, सेना के साथ इसके कोयला और लोहे खो दिया। उसने लोहे का कितना प्रतिशत अपने सहयोगियों से खोया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75%। नेक्स्ट है The Weimar Republic crushed an approach that demanded the Soviet style of governance. This approach was attempted with the help of war veterans. Identify the organization that was crushed. वीमर गणराज्य ने उस विद्रोह को कुचल दिया जिसमें शासन की सोवियत असेंबली की मांग की थी। पुराने सैनिकों की मदद से इस विद्रोह का प्रयास किया गया था।
कुचल दिए गए संगठन की पहचान कीजिए। इसमें पहला है फ्री कॉपर्स, बोल्शेविक्स, स्पार्टासिस्टस और सोशलिस्ट वकेसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर फ्री कॉपर्स को कुचल दिया गया था। नेक्स्ट है ऑन 28 फरवरी 1933 देयर वाज एन indefinite suspension of the civics right given by the Weimar Republic. What led to this? 28 फरवरी 1933 को वीमर गणराज्य ने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था। यह किसके कारण हुआ था? फर्स्ट है द फायर डिक्री, नेक्स्ट है कॉन्स्टेंशन कैंप्स, थर्ड है हिटलर के चांसलर बनने से, हिटलर बिकम द चांसलर, और नेक्स्ट है द एनेबलिंग एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द फायर डिक्री। अब नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेज ऑन द पावर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? किस साल ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का स्थानांतरण ब्रिटिश क्राउन महारानी को कर दिया था? 1858, 1857, 1859 और 1860। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1858 में। विच पॉलिसी डिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश मेड रानी लक्ष्मीबाई ऑन झांसी ए रेबेल? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई किस नीति ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोह बनाई दिया था? फर्स्ट है कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड, भूमि का अधिग्रहण, डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स, व्यापकन का सिद्धांत या हड़प्पन नीति, नेक्स्ट है अनुषंगी गठबंधन, सब्सिडियरी अलायंस, और लास्ट है सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की वजह से। इन विच ईयर वाज द आर्म्स एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश? किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा सशस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? 1888 में, 1885 में, 1878 में और 1879 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 में पास किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। नेक्स्ट है हु रोट द बुक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? द बुक ऑफर्ड ए स्केटिंग लुक ऑन इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी थी? यह भारत में ब्रिटिश शासन के असर पर एक गंभीर जानकारी प्रस्तुत करती है। फर्स्ट है ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तेबजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसी के अंदर इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, यानी कि ड्रेन थ्योरी भी दी थी इन्होंने, धन का निष्कासन या ड्रेन थ्योरी। नेक्स्ट है बंगाल वाज पार्टीशन्ड बाय द ब्रिटिश इन 1905, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टीशन? तो 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजित कर दिया गया था। उस विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाइसराय जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन, विलियम विल्बरफोर्स बर्ड, हेनरी हार्डिंग और एलएम बेरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन इसके लिए जिम्मेदार था बंगाल विभाजन के लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डे ऑन विच महात्मा गांधी आस्क्ड इंडियंस टू ऑब्जर्व ए डे ऑफ नॉन वायलेंस अपोजिशन टू रोलेट एक्ट। उस दिन की पहचान करें जिस दिन महात्मा गांधी ने भारतीयों से रोलेट एक्ट का अहिंसापूर्ण विरोध के रूप में मनाने का आह्वान किया था। इस दिन का मतलब अपमान और प्रार्थना और हड़ताल का दिन यह था। यह कब था? 8 जनवरी 1919, 6 अप्रैल 1999, 5 ऑफ मार्च 1919, 9 ऑफ मई 1990। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह फाउंडेड द HSRA in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. What is the full form of HSRA? भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में
HSRA की स्थापना की? HSRA का पूरा रूप क्या है? पहला है हिंदुस्तान स्वराज रिस्टोरिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान संपूर्ण राज्य एसोसिएशन। हिंदुस्तान स्वराज स्वदेशी रिवोल्ट एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम था HSRA का। अब नेक्स्ट है वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम गेव एन इम्यून बूस्ट टू इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम। वन सच वुमन वाज फ्रॉम कर्नाटका हु गेव स्पीचेज टफ स्पिनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रभात फेराज। हु वाज दिस वुमन? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को काफ़ी बढ़ावा मिला। ऐसी कर्नाटक की एक महिला जिसने भाषण दिए, कताई सिखाई, प्रभात फेरी का आयोजन किया, उसका नाम क्या था? पहली है सरोजनी नायडू, दूसरा है गेवरामा वेंकट रामया, तीसरा है सुंदरमा और लास्ट है अंबाबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंबाबाई। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ स्पोई म्यूटिनिटी। सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? पहला है कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्मांतरण, लो टू अबोलिश सती प्रथा उन्मूलन कानून, ग्रीज कार्टिजेज यानी कि ग्रीज लगे कारतूस, ऑब्लिगेशन टू सर्व अबोर्ड यानी कि विदेश सेवा का दायित्व अब्रोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चर्बी लगे कारतूस। ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1957 रेबेल्स कम फ्रॉम बरेली क्रॉस रिवर जमुना एंटर्ड दिल्ली एंड अटैक द ब्रिटिश। दिस अटैक वाज रेफर्ड एज। 3 जुलाई 1857 की शाम को विद्रोहियों ने बरेली से जमुना नदी पार करके दिल्ली में प्रवेश किया और अंग्रेजों पर हमला किया। इस हमले को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ मेरठ, मेरठ का युद्ध, द बैटल ऑफ कैवलरी लाइन्स, कैवलरी लाइन्स का युद्ध और द बैटल ऑफ फिरंगीज, फिरंगीज का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द बैटल ऑफ कैवलरी लाइन्स, कैवलरी लाइन्स का युद्ध। इन विच ईयर डिड श्रीलंका पास एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। श्रीलंका ने किस साल सिंगली भाषा को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया था? पहला 1956, 1945, 1958 और 1960। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1956 में। इन विच ईयर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स सुपर पावर USSR ब्रोक इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज। किस वर्ष विश्व के महाशक्तियों में से एक USSR कई स्वतंत्र देशों में विभक्त हो गया? तो पहला है 1990, 1991, 1989 और 1987। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991, 25 दिसंबर 1991 में विभक्त हो गया था। अब नेक्स्ट है द कॉन्करेंट लिस्ट is a list of 52 items given in the 7th schedule to the Constitution of India. Identify the subject included in the concurrent list from the following. समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 विषयों में से एक सूची है। निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में शामिल विषयों की पहचान करें। फर्स्ट है एयरवेज वायुमार्ग, पब्लिक हेल्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य, लैंड भूमि, ट्रेड यूनियंस यानी कि ट्रेड यूनियन। आपको बताना है कि इनमें से कॉन्करेंट लिस्ट में या फिर समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रेड यूनियन, ये समवर्ती सूची में। व्हाट आर HD पावर्स? अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? सच पावर्स वेस्ट विद स्टेट ओनली, ऐसी शक्तियाँ जो केवल राज्यों के साथ निहित है। सच पावर्स वेस्ट विद बोथ स्टेट एंड सेंटर, ऐसी शक्तियाँ जो राज्य और केंद्र दोनों में निहित है। नेक्स्ट है यूनियन लेजिस्लेचर हैज ओनली द पावर टू लेजिस्लेट, केवल संघीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। जुडिशरी ओनली कैन मेक लॉज,
केवल न्यायपालिका कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सही है, जो कि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। विच स्पेशल प्रिविलेज इज गिवन टू द रिकग्नाइज पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त दलों को कौन सा विशेषाधिकार देता है? फर्स्ट है इक्वलिटी, समानता। यूनिक सिंबल फॉर ऑल ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ पर्टिकुलर पार्टी, विशेष पार्टी के सभी आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए खास चुनाव चिन्ह। स्टेब्लिश्ड पार्टी, स्थापित दल। इंक्रीज इन बजट, बजट में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक सिंबल फॉर ऑल ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज दैट द पॉलिटिकल पार्टीज फेस इन डेमोक्रेटिक सेटअप इज। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को किस सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इक्वलिटी, समानता। स्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी, स्थापित लोकतंत्र। सोशली डिस्टर्बेंस, यानी कि सामाजिक गड़बड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। नेक्स्ट है वोट आर टू हाउसेज इन जर्मन बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जर्मन द्विपक्षीय विधायिका के दो सदन क्या हैं? फर्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा है द सीनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। फेडरल असेंबली एंड फेडरल काउंसिल। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल। आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की विशेष शक्ति की पहचान करें। मनी बिल, धन विधेयक। सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, राज्य सूची से संबंधित विषय। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनी बिल, धन विधेयक। ये एक्सक्लूसिव पावर होती है। इन विच ईयर डिड द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कम इनटू एग्जिस्टेंस। दिल्ली में उच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1947, 1966, 1951 और 1954। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1966। यह आया था 31 अक्टूबर 1966 में हाई कोर्ट बना था। What is the name of the place where the High Court of Fourth North-East State of Assam, Nagaland, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश है? उस स्थान का नाम बताइए जहां असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उच्च न्यायालय स्थित है। फर्स्ट है दिसपुर, कोहिमा, नागालैंड और गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुवाहाटी में, जो कि असम में है। तो इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, द सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म आइडेंटिफाइड, यानी कि 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंचाने के लिए तैयार किए गए तंत्र की पहचान करी है। FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट, क्रिमिनल लॉ, फौजदारी कानून, PIL, जनहित याचिका, SAL। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PIL, जो कि 1980 के दशक में शुरुआत की थी, जनहित याचिका। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज द फॉलोइंग, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाई इट, यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? तो फर्स्ट है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 42। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग किसी भी जजमेंट का रिव्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फेमस केशवानंद भारती केस अबाउट, मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा किसके बारे में है? फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, संसद और कार्यपालिका के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट,
कार्यपालिका और राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ये अपने टाइम का काफ़ी फेमस केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। ये 1973 का केस है, जो कि काफ़ी फेमस केस था और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन दिए गए थे इसके अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।